जय हिंद साथियों। आरपीएफ एलडीसी एग्ज़ाम के एग्ज़ाम सीरीज में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस सेगमेंट में हम लोग कुछ विविध प्रश्नों को पढ़ेंगे, जिसमें से कि आरपीएफ एक्ट रूल, आपदा प्रबंधन, और जीके के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो कि आपके लिए महत्वपूर्ण है और पिछला जो भी एग्ज़ाम हुआ है उस एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। तो आइए, वन लाइनर क्वेश्चन है, इस पर हम लोग एक बार चर्चा करते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन है, किस वर्ष आपदा प्रबंधन अधिनियम का गठन किया गया था? ऑप्शन नंबर है 1 2002, ऑप्शन नंबर 2 है 2000 और ऑप्शन नंबर 3 है 2005 और ऑप्शन नंबर 4 है 2007। इस प्रश्न का सही उत्तर दीजिए। आपदा प्रबंधन अधिनियम का गठन कब किया गया था? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3, यानी कि 2005 में आपदा प्रबंधन अधिनियम का गठन किया गया था। अगला प्रश्न है, भारतीय रेलवे में किस वर्ष आपदा प्रबंधन की अवधारणा अस्तित्व में आई थी? यानी कि आपदा प्रबंधन की जो अवधारणा है, किस वर्ष जो है यह भारतीय रेलवे में यह आई थी? तो इस प्रश्न का सही आंसर बताएं। पहला है 1806, दूसरा है 2005 और तीसरा है 2024 और चौथा है 1980। इस प्रश्न का सही आंसर बताएं कि आपदा प्रबंधन का अवधारणा जो है कब अस्तित्व में आई, यानी रेलवे सुरक्षा बल में, रेलवे में जो है यह आपदा प्रबंधन की अवधारणा को कब लागू किया गया? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 4 है, यानी कि 1980 में जो है ये आपदा प्रबंधन की अवधारणा जो है अस्तित्व में आई। अगला प्रश्न है, महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये 2021 के प्रश्न हेड कांस्टेबल वाले एग्जाम में आया था। 2021 यह HCLDCE में यह प्रश्न आया था। इसका है, आपदा प्रबंधन टीम के प्रत्येक निर्णय में आरपीएफ के कितने सदस्य होंगे? ऑप्शन नंबर 1 है 20, ऑप्शन नंबर बी है 15, ऑप्शन नंबर सी है 10 और ऑप्शन नंबर डी है 25। तो इसमें 15 मेंबर होते हैं। यह जो है इसका जो है रेड से जो हमने हाईलाइट भी किया हुआ, इसको भी आप देख लीजिएगा। अगला है, MSM किस विभाग का कर्मचारी होता है? MSM किस विभाग का कर्मचारी होता है? क्या वह यांत्रिक विभाग का कर्मचारी होता है, सिग्नल एवं दूरसंचार विभाग का कर्मचारी होता है, या अभियांत्रिक विभाग का कर्मचारी होता है, या विद्युत विभाग का कर्मचारी होता है? चलिए इस प्रश्न का उत्तर दीजिए। तो इस प्रश्न का सही आंसर है यांत्रिक, यानी कि इलेक्ट्रिक विभाग का जो है यह जो है ये यांत्रिक, यानी कि यह जो मैकेनिकल विभाग का जो है कर्मचारी होता है, यांत्रिक विभाग का कर्मचारी होता है MSM। यह किस विभाग का होता है? तो यांत्रिक विभाग का कर्मचारी होता है MSM। अगला प्रश्न है, सामान्य अग्रेषण पत्र का रंग क्या होता है? अभी इस चैनल पे एक दिन पहले ही ये पढ़ा हुआ है। अग्रेषण पत्र का पूरा जो है ये ऑपरेशन नहीं है, अग्रेषण है। देखिए थोड़ा सा गलत टाइप हो गया है, गलत टाइप को आप अपने हिसाब से समझ लीजिएगा, क्योंकि टाइप कहीं और होता है, टाइप मेरे द्वारा नहीं किया जाता है। तो सामान्य अग्रेषण यानी कि जनरल फॉरवर्डिंग नोट का कलर क्या होता है? तो मटमैला होता है, सफ़ेद होता है, गुलाबी होता है, हरा होता है। तो क्या होता है? यह सफ़ेद होता है। सामान्य अग्रेषण पत्र जिसपे कि सामान्य उस पर उसका सफ़ेद होता है, और ये पशुओं के लिए और जो सामान्य अग्रेषण पत्र होता है उसका मटमैला होता है। यह गुलाबी जो है, यह जो विस्फोटक सामानों के लिए गुलाबी होता है, इस तरह का होता है। तो अगर आपने अग्रेषण पत्र वाला वीडियो नहीं देखा हो तो पिछले स्किप करके पिछले वीडियो में जाकर देख लीजिए, इस पे पूरा डिटेल वीडियो पड़ा हुआ है। सामान्य अग्रेषण पत्र का रंग क्या होता है? सफ़ेद होता है। अगला प्रश्न है, रेलवे में क्लेम करने की समयावधि क्या होती है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो 2 महीने होती है, 4 महीने होती है, 5 महीने होती है, या 6 महीने होती है? तो क्लेम की अवधि कितनी होती है? 6 माह होती है। 6 मंथ यानी कि 6 माह होती है। रेलवे में 6 माह के अंदर जो है क्लेम किया जा सकता है। अगला प्रश्न है, किस विस्फोटक को सबसे पुराना अथवा सबसे पहला विस्फोटक माना जाता है? ये प्रश्न भी हेड कांस्टेबल 2021 में आया हुआ है, LDCE वाले में, LDC के एग्जाम में आया हुआ है। चलिए इस प्रश्न का सही आंसर बताइए। कॉर्डेट होता है, गन पाउडर होता है, डायनामाइट होता है, या गन कॉटन होता है? इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, यानी कि गन पाउडर होता है। सबसे पहला जो विस्फोटक है यह गन पाउडर है, और सबसे पुराना विस्फोटक जो है यह गन पाउडर सबसे पहला या सबसे पुराना जो है यह गन पाउडर ही होगा। सबसे पुराना विस्फोटक कौन सा है? गन पाउडर है। अगला है, किसी व्यक्ति द्वारा विरोध के साधन के रूप में जब आगजनी का प्रयोग किया जाता है तो उसको क्या कहा जाता है? उत्तेजना आगजनी, बदला आगजनी, दंगा आगजनी,
या तोड़फोड़ आगजनी या अतिवादी आगजनी। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर 4 हो गया, तोड़फोड़ या सबोटेज। इसको लिख दीजिए, सबोटेज। सबोटेज है इसका जो है तोड़फोड़ या आगजनी, अतिवादी आगजनी होगा। अगला प्रश्न है, राजभाषा अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ था? इस प्रश्न का सही आंसर बताएं। 1965 में हुआ था, 1963 में हुआ था, 1964 में हुआ था या 1960 में हुआ था? तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर 2 होगा, यानी कि 1963 में जो है यह राजभाषा अधिनियम या जो है यह लागू हुआ था। अगला प्रश्न है, केआरसीएल का मुख्यालय कहाँ है? केआरसीएल का मुख्यालय कहाँ है? चलिए इस प्रश्न का उत्तर दीजिए। मडगांव है, चर्च गेट है, सीएसटी है या नवी मुंबई है? तो केआरसीएल का जो है मुख्यालय कहाँ पे है? यह नवी मुंबई में है, नवी मुंबई। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। जोनल रेलवे भंडार विभाग का प्रमुख कौन होता है? जोनल रेलवे विभाग, क्षेत्रीय जो रेलवे का भंडार विभाग का प्रमुख होता है वह कौन होता है? पीसीएसओ होता है, पीसीसीएम होता है या पीसीएमएम होता है या पीसीईई होता है? कौन होता है? तो जोनल स्तर पर जो है भंडार विभाग का प्रधान जो कौन होता है? पीसीएमएम, प्रधान मुख्य भंडार मैनेजर, यानी पीसीएमएम। पीसीएमएम होता है जो है यह भंडार विभाग का प्रमुख पीसीएमएम होता है। इलेक्ट्रिक विभाग का पीसीईई होते हैं, प्रधान चीफ इलेक्ट्रिक इंजीनियर। अगला चलिए, एसएलआर की भार वाहन क्षमता कितनी होती है? यानी जो एसएलआर होता है इसका जो है वहन क्षमता कितना होता है? वाहन नहीं होगा, वहन क्षमता कितनी होती है? तो ये होता है 20 टन होता है, 30 टन होता है, 40 टन या 50 टन? तो ये होता है एसएलआर की वहन क्षमता कितनी होती है? 30 टन होती है, 30 टन। अगला प्रश्न है, चलिए, रेल संपत्ति अवैध कब्जा अधिनियम के किस धारा में रेल संपत्ति की परिभाषा दी गई है? इस प्रश्न का उत्तर बताइए। रेल संपत्ति अवैध कब्जा अधिनियम में किस धारा में रेल संपत्ति को परिभाषित किया गया है? इस प्रश्न का उत्तर बताइए। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 होगा, यानी कि सेक्शन 2D। सेक्शन 2D में क्या दिया हुआ है? इसमें जो है रेल संपत्ति के बारे में दिया हुआ है। अगला प्रश्न बताइए, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्य दिए गए हैं? इस प्रश्न का सही आंसर बताइए। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्य दिए गए हैं? 51A में दिए गए हैं, 54 में दिए गए हैं, 124 में या 52 में दिए गए हैं? तो 51A में दिया गया है मौलिक कर्तव्य। मौलिक कर्तव्य जो है 51 के ए में दिया गया है। अगला प्रश्न है, रेल संपत्ति अवैध कब्जा अधिनियम की किस धारा में सर्च वारंट जारी किया जाता है? इस प्रश्न का सही आंसर बताइए। ऑप्शन नंबर 1 है सेक्शन 10, ऑप्शन नंबर 2 है सेक्शन 8, ऑप्शन नंबर सी है सेक्शन 9 और ऑप्शन नंबर सी है सेक्शन 10। तो इन सभी का एक्सप्लेन किया जाता है, लेकिन जो है चूंकि समय कम है इसलिए सेक्शन 10 में दिया गया है। सेक्शन 10 में क्या दिया गया है? सर्च वारंट का जारी किया जाना। सर्च वारंट का जारी किया जाना, यह सेक्शन 10 में दिया गया। अगला प्रश्न है, सार्वजनिक स्थल पर धूम्रपान करना सिगरेट व तंबाकू अधिनियम 2003 के किस धारा के तहत अपराध है? सेक्शन 2 के अंतर्गत है, सेक्शन 3 के अंतर्गत है, सेक्शन 4 के अंतर्गत है, सेक्शन 5 के अंतर्गत है? तो यह टीपी एक्ट 2003 के सेक्शन नंबर 4 के अंतर्गत जो है सार्वजनिक स्थान पर धूम्रपान करना या सिगरेट या तंबाकू उत्पादन अधिनियम 2003 की धारा 4 के अंतर्गत जो है निषेध है। अगला प्रश्न है, महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न निवारण प्रतिषेध अधिनियम 2013 के किस धारा में परिवाद की जांच की शक्ति दी गई है? तो देखिए ऑप्शन नंबर 1 में 10, सेक्शन 9, सेक्शन 11 किस में दिया गया है? सेक्शन 11 में। सेक्शन 11 में जांच करने की शक्ति दी गई है। जांच करने की शक्ति दी गई है। अगला प्रश्न है, अब आगे आपका आरपीएफ रूल से संबंधित प्रश्न आ गया। तो चलिए इस प्रश्न का उत्तर बताइए। रेल सुरक्षा बल का अधीक्षण किसमें निहित होता है? राज्य सरकार में, केंद्र सरकार में, उपरोक्त दोनों में या दोनों में से कोई नहीं? रेलवे सुरक्षा बल का अधीक्षण किसके अंतर्गत होता है? तो यह है केंद्र सरकार के अंतर्गत होता है, केंद्र सरकार में निहित होता है। केंद्र सरकार के में निहित होता है
यह जो रेलवे सुरक्षा बल का अधीक्षण किसमें निहित होता है? केंद्र सरकार में निहित होता है। संघ स्तर पर बल का पर्यवेक्षण और प्रशासन किसमें निहित होता है? अगला प्रश्न है, देखिए संघ स्तर पर पूछा जा रहा है। पहले में पीसीएससी है, दूसरा में गृह मंत्री है, तीसरे में रेल मंत्री है और चौथा में महानिदेशक आरपीएफ है। तो संघ स्तर पर बल का पर्यवेक्षण और प्रशासन जो है डीजी आरपीएफ में होता है। तो इस लिहाज से इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी यानी 4 यानी कि महानिदेशक आरपीएफ के द्वारा होगा। रेल संपत्ति के बेहतर बचाव सुरक्षा का उपबंध करने के लिए कौन उत्तरदायी है? क्या महानिदेशक आरपीएफ उत्तरदायी है? महानिरीक्षक राजकीय रेल पुलिस उत्तरदायी है? क्या महानिदेशक पुलिस है या नन ऑफ दिस? तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? डीजी आरपीएफ जो है महानिदेशक के सुरक्षा का उपबंध करने के लिए जो है उत्तरदायी है। अगले प्रश्न पे आते हैं। चलिए अगला प्रश्न है, मंडल सुरक्षा आयुक्त की शक्तियां और उत्तरदायित्व के बारे में वर्णन किया गया है। किसमें किया गया है? नियम 35 में किया गया है या नियम 39 में किया गया है, नियम 40 या नियम 36 में? तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो गया? नियम 39 में किया गया है। नियम रूल 39 में दिया गया है कि मंडल सुरक्षा आयुक्त सीनियर डीएससी का जो की शक्तियां और उत्तरदायित्व के बारे में रूल 39 में बताया गया है। अगला प्रश्न है, नामांकित बल सदस्यों की साधारण शक्तियों और कार्य वर्णित है। किसमें वर्णित है? आरपीएफ अधिनियम 11 में है या आरपीएफ नियम 41 में है, 1 और 2 दोनों में है या उपरोक्त सभी में है? इस प्रश्न का सही आंसर बताइए। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर 4 होगा, यानी कि आरपीएफ एक्ट 11 में जो है ड्यूटी बताया गया है, बल सदस्यों के कर्तव्य बताए गए हैं, और 41 में साधारण शक्तियों के बारे में बताया गया है। तो इस लिहाज से इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। अगला प्रश्न है, वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा उन सभी शक्तियों का प्रयोग किया जाना जिनका उनके अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा प्रयोग किया जाता है, ये किसमें दिया गया है? रूल 31, रूल 32, रूल 35, रूल 33। तो इस प्रश्न का सही आंसर जो है रूल 31 में दिया गया है। वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा उन सभी शक्तियों का प्रयोग किया जाना जो उनके अधीनस्थों के द्वारा प्रयोग किया जाता है। प्रशिक्षण का स्तरमान और पाठ्यक्रम का विवरण किसमें दिया गया है? नियम 39 में दिया गया है, नियम 60 में दिया गया है या नियम 61 में दिया गया है या नियम 62 में दिया गया है? इस प्रश्न का सही आंसर बताइए। तो प्रशिक्षण का स्तरमान और पाठ्यक्रम का विवरण रूल 60 में दिया गया है, रूल 60 में दिया गया है। अगले प्रश्न के ऊपर चलते हैं। अगला प्रश्न है, रेलवे सुरक्षा बल नियम में बल में अधिकारी की प्रतिनियुक्ति के बारे में प्रावधान किसमें दिया गया है? तो यह नियम 74 में दिया गया है, नियम 75 में या नियम 76 में या नियम 78 में? तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा आरपीएफ रूल 1987 के रूल 76 में बल में अधिकारी की प्रतिनियुक्ति का प्रावधान दिया गया है, रूल 76 में दिया गया है। अगला प्रश्न है, अयोग्य होने पर सेवानिवृत्ति शारीरिक रूप से, यहाँ पे देखिए छूट गया, शारीरिक रूप से अयोग्य होने पर सेवानिवृत्ति का प्रावधान किसमें दिया गया है? नियम 83, नियम 84, नियम 85। तो किसमें दिया गया है? रूल 84 में। रूल 84 में दिया गया है कि शारीरिक अयोग्यता होने पर सेवानिवृत्ति के बारे में दिया गया है। बल सदस्यों का इंटर जोनल ट्रांसफर यानी अंतर क्षेत्रीय ट्रांसफर किसमें है? नियम 10 में 90 में है या नियम 91 में है? तो किसमें है? रूल 91 में। रूल 91 में दिया गया है बल सदस्यों का इंटर जोनल ट्रांसफर। 28 नंबर क्वेश्चन, म्यूचुअल ट्रांसफर का प्रावधान किसमें दिया गया है? म्यूचुअल ट्रांसफर के बारे में यानी परस्पर ट्रांसफर के बारे में नियम 91 में, नियम 99 में, नियम 42 में या नियम 99 में? देखिए नियम 99 दो बार हो गया है, तो ये किसमें दिया गया है? रूल 99 में। रूल 99 में दिया गया है म्यूचुअल ट्रांसफर। वेतन और भत्तों से संबंधित रूल कौन सा है? क्या रूल 78 है या रूल 79 है या रूल 80 है या रूल 81 है? तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? रूल 71 में जो है वेतन और भत्ते के बारे में दिया गया, रूल 78 में दिया गया है। अगला प्रश्न है, इंटरजोनल ट्रांसफर पर ज्येष्ठता का निर्धारण यानी सीनियरिटी का निर्धारण किस नियम में किया जाता है? रूल 72, रूल 90, रूल 98, रूल 99। तो ये किसमें है? यह रूल 99 में दिया गया है कि इंटर रेल ट्रांसफर पर ज्येष्ठता यानी सीनियरिटी का निर्धारण रूल 99 के अंतर्गत किया जाता है। बल के सदस्य उनके छुट्टी के दौरान वापस बुलाए जाने का प्रावधान, बल के सदस्यों को उनकी छुट्टी के दौरान वापस बुलाए जाने का प्रावधान किस नियम में है? रूल 104 में, रूल 105 में, रूल 106 में या रूल 107 में? तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? रूल 104 में दिया गया है कि यदि छुट्टी पर रहते हुए भी बल सदस्य को वापस बुलाने का प्रावधान रूल 104 में दिया गया है। अगला प्रश्न है,
कार्य का वार्षिक मूल्यांकन ये किस रूल में दिया गया है? रूल 106 में दिया गया, रूल 107, रूल 108 या रूल 109 में दिया गया है। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? रूल 106 में दिया गया है कार्य का वार्षिक मूल्यांकन। अगला प्रश्न है, बाहरी असर से शिकायतों का दूर किया जाना। बाहरी असर से शिकायतों को दूर किया जाना यह किस में दिया गया है? रूल 111, रूल 112 या रूल 113 या रूल 114। तो किस में दिया गया है? रूल 113 में दिया गया है कि बाहरी असर से शिकायतों का दूर किया जाना रूल 113 में दिया गया है। बैरक और बाथ सुविधा का स्थान के बारे में किस में बताया गया है? किस नियम में बताया गया है? नियम 115 या नियम 119 या नियम 120 या नियम 121। तो यह क्या है? रूल 119 में बताया गया है कि बैरक और बाथ सुविधा का स्थान। ये सभी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और ये प्रश्न संभावित है कि आपके परीक्षा में पूछे जाए। आरपीएफ रूल के मैक्सिमम क्वेश्चन इसमें हमने बताए हैं और बाकी जो पैड कोर्स चल रहा है, पैड कोर्स में इस तरह के प्रश्न उत्तर भी हम लोग बना रहे हैं और वहाँ से भी हम लोग इसकी प्रैक्टिस करा रहे हैं। तो बाकी ये आपके फ्री चैनल पे ये चीज़ें देख रहे हैं, पैड के लोग भी हैं वो भी यहाँ से देख सकते हैं, इसका लाभ ले सकते हैं। वन लाइनर प्रश्न है, इसमें एक्सप्लेन नहीं किया जा रहा है। एक्सप्लेन जो है जब पैड कोर्स में ये सारी चीज़ों को इसको एक्सप्लेन किया जाएगा, प्रति रूल के हिसाब से एक्सप्लेन किया जाएगा। जिन लोगों को पैड कोर्स ज्वाइन करना है अभी जो है 2 से 3 महीने का टाइम है, इस नंबर पर संपर्क करें 8303027574। इसमें जो है प्रतिदिन आपको क्लास चलते हैं, इसमें रीजनिंग के क्लास हैं, इसमें आपका जीके जीएस के क्लास हैं, आरपीएफ प्रोफेशनल के क्लास हैं, आपका जो है बीएनएस है, बीएनएसएस है और भारतीय साक्ष्य अधिनियम के जो क्लास हैं, ये सारी चीज़ें इसमें चल रही हैं। तो इसको यहाँ से आप लोग ज्वाइन कीजिए 8303027574 इस नंबर पर संपर्क करके वहाँ से कोर्स आप ज्वाइन कर सकते हैं। अगला है वस्त्र। या देखिए बस्तर हो गया है, यहाँ ये हो गया वस्त्र, थोड़ा सा टाइपिंग में कहीं कहीं मिस्टेक है, इसको देख। वस्त्र और साज सज्जा का प्रावधान किस में दिया गया है? रूल 125, रूल 126, रूल 127, रूल 128। तो किस में दिया गया है? रूल 127 में दिया गया है कि वस्त्र और साज सज्जा के बारे में दिया गया है। आप अपने कमेंट भी देते रहिएगा ताकि हमारा मोटिवेशन हो। ये सारे जो प्रश्न उत्तर जो आपके लिए बनाए जाते हैं, ये पिछले जो प्रश्न हुए हैं, जो पेपर हुए हैं, उनसे पूछे गए प्रश्न हैं, इसलिए आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। संभावित है कि आपके परीक्षा में इसको पूछा जाए, इसलिए सभी प्रश्नों को जरूर देखिएगा। इसके ऑप्शन को भी एक बार जरूर आप अपने हिसाब से पढ़िएगा। निलंबन का प्रावधान किस में दिया गया है? नियम 132, ये देखिए नियम 133, नियम 134 या नियम 135। तो रूल 133 में जो है निलंबन का प्रावधान दिया गया है। हम यहाँ से एक प्रश्न है, आप कमेंट सेक्शन में दीजिए कि एसआई को क्या आईपीएफ निलंबित कर सकते हैं? इस प्रश्न का उत्तर कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। इसके बारे में डिटेल में हम लोग अगले वीडियो में बात करेंगे। अगला है इंस्पेक्टर को कौन निलंबित कर सकता है? देखिए वो प्रश्न आ ही गया तो थोड़ा सा हम लोग प्रश्न को यहाँ से बदल देते हैं, यहाँ दूसरा आपको प्रश्न देते हैं। इंस्पेक्टर को कौन निलंबित कर सकता है? प्रधान मुख्य सुरक्षा आयुक्त के द्वारा, नहीं सॉरी यार, सब इंस्पेक्टर की बात है। हाँ, इस प्रश्न का आप उत्तर दीजिएगा। इंस्पेक्टर को कौन निलंबित कर सकता है, कौन सस्पेंड कर सकता है? प्रधान मुख्य सुरक्षा आयुक्त, मुख्य सुरक्षा आयुक्त या महानिदेशक के द्वारा और या उपरोक्त सभी के द्वारा। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर 4, सभी के द्वारा। सभी के द्वारा, उपरोक्त सभी के द्वारा जो अथॉरिटी भर्ती करने के लिए या नियुक्ति करने के लिए सक्षम होता है वो जो है निलंबित कर सकता है। तो इन सभी के द्वारा, पीसीएससी के द्वारा या मुख्य सुरक्षा आयुक्त के द्वारा या महानिदेशक के द्वारा, सबके द्वारा जो इंस्पेक्टर को निलंबित किया जा सकता है। अगला प्रश्न है निलंबन से कब और कौन बहाल कर सकता है? इसका प्रावधान रेलवे सुरक्षा बल नियम के किस नियम में बताया गया है? नियम 137, नियम 139, नियम 139 और नियम 140। तो कौन सा है? रूल 139 में ये दिया गया है कि निलंबन से वह व्यक्ति जो है बहाल कर सकता है जो व्यक्ति जो है निलंबित जो है जिस अधिकारी के द्वारा जो है निलंबित किया गया है। अनुसूची 3 में दिया गया है कि कौन से अधिकारी हैं जो कि पावर्ड हैं, जिनके पास पावर है निलंबित करने का, उसका जो है प्रॉपर जो है विस्तृत जो है अनुसूची 3 में ये सारी चीजें दिया गया है। तो 139 में दिया गया है कि निलंबन के बाद कौन से अधिकारी बहाल कर सकते हैं, उसके बारे में दिया गया। अगला है किस नियम के तहत निलंबित बल सदस्य को निर्वाह भत्ता के लिए हकदार है? तो नियम 140, नियम 141, नियम 142, नियम 143। तो निर्वाह भत्ता यानी कि गुजारा भत्ता भी इसको बोलते हैं। निर्वाह भत्ता जो कि निलंबन के दौरान मिलता है,
141 में, नियम 141 में दिया गया है, रूल 141 में दिया गया है। अगला प्रश्न है, आचरण को शासित करने वाले नियम बताए गए हैं, कौन किस में बताए गए हैं? नियम 141, नियम 142, नियम 145, नियम 146, तो किस में बताया गया है? रूल 145 में बताए गए हैं आचरण को शासित करने वाले नियमों के बारे में रूल 145 बताया गया। सारे प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ध्यान से देखिएगा। कोई भी बल सदस्य अच्छे और पर्याप्त, यहाँ देखिए पर्याप्त, यहाँ कारण देखिए छूट गया, कोई भी बल सदस्य अच्छे और पर्याप्त कारण के बिना किसी को भी गिरफ्तार नहीं करेगा। इसका उल्लेख किस नियम में दिया गया है? तो नियम 146, नियम 145, नियम 146 और नियम 147। तो किस में है? रूल 146 में दिया गया है। रूल 146 में दिया गया है कि पर्याप्त कारण के बिना कोई भी व्यक्ति किसी को गिरफ्तार नहीं करेगा। उचित और पर्याप्त कारण के बिना कोई भी बल सदस्य किसी को गिरफ्तार नहीं करेगा। रूल 146 में ये दिया गया है। अगला प्रश्न है, अनुशासन को शासित करने वाले नियम किस रूल में बताए गए हैं? नियम 131 में बताए गए हैं, या नियम 132 में बताए गए हैं, नियम 133 या नियम 134 में? तो रूल 132 में बताए गए हैं। रूल 132 में बताया गया है कि आज अनुशासन को शासित करने वाले नियमों के बारे में रूल 132 में बताए गए हैं। अगला है, रैंक और श्रेणी में कमी कर देना, यह किस प्रकार का दंड है? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और ये जो है ये इसमें क्या बोलते हैं कि एसआई 2023 में ये प्रश्न आया है, इसको देखिएगा। तो रैंक और श्रेणी में कमी कर देना कौन कौन सा है? तो बड़ा दंड है, छोटा दंड, ये देखिए थोड़ा सा हो गया, छोटा दंड है, यहाँ पे दंड हो गया, कुछ लिखने में दिक्कत है। छोटा मोटा दंड है, देखिए ये भी यहाँ थोड़ा दिक्कत हो गया, छोटा मोटा दंड है, अन्य छोटे दंड है। किस प्रकार का दंड है? रैंक अथवा श्रेणी में कमी कर देना, यह कैसे प्रकार दंड है? यह बड़ा दंड है। यह जो है मेजर पनिशमेंट है, मेजर पनिशमेंट। 3 पनिशमेंट है, इसका डिटेल जो है हम लोग पढ़ेंगे आगे, जब तो पढ़ेंगे बड़ा दंड, छोटा दंड, छोटे मोटे दंड और अन्य छोटे दंड के बारे में प्रॉपर पढ़ेंगे, क्योंकि यह इंपॉर्टेंट है। यह अक्सर पूछा जाता है, हर परीक्षा में, अक्सर नहीं, ये हर पेपर में, हर परीक्षा में पूछा जाता है। तो दंड से एक प्रश्न जो है सुनिश्चित है, तो ये सभी के बारे में आप पढ़िए। अगला, छोटे दंड कितने प्रकार के होते हैं? छोटे दंड 3 प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं, 5 प्रकार के या 6 प्रकार के? कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के होते हैं। छोटे दंड कितने प्रकार के होते हैं? 5 दंड प्रकार होते हैं। पीटी पनिशमेंट, छोटे दंड कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के होते हैं। अगला है, फटकारना किस प्रकार का दंड है? छोटा दंड है या छोटा मोटा दंड है या अन्य छोटे दंड है या मेजर पनिशमेंट है? कौन सा है? यह छोटे मोटे दंड है। छोटे मोटे दंड, छोटे मोटे जो है दंड है, यह फटकारना छोटा मोटा दंड है। अगला चलिए, अगले प्रश्न पे चलिए। अनुशासनिक प्राधिकारी, जब किसी भी इंक्वायरी करने के लिए जो अनुशासनिक प्राधिकारी नियुक्त किया जाता है, उसका प्रावधान किसमें दिया गया है? नियम 150 में दिया गया है, नियम 151 में दिया गया है, नियम 152 में दिया गया है, या नियम 153? अनुशासनिक, दूसरे पेज में चला गया इसलिए मैं इसमें लिख देता हूँ, अनुशासनिक प्राधिकारी, यह किस में दिया गया है? रूल 151 में दिया गया है, अनुशासनिक प्राधिकारी के बारे में दिया गया है। अगला है, छोटे मोटे दंड देने की प्रक्रिया किस रूल में दिया गया है? 158 में दिया गया है, रूल 160 में दिया गया है, रूल 152 में या रूल 153 में? तो यह किस में दिया गया है? रूल 160 में दिया गया है। छोटे मोटे दंड देने की प्रक्रिया रूल 160 में दिए गए हैं। अगला प्रश्न है, सेवा पुस्तिका में दंड की प्रविष्टि करना। दंड मिलने के बाद सेवा पुस्तिका में जो एंट्री की जाती है किस नियम के अनुसार की जाती है? नियम 166, नियम 167, नियम 168, नियम 169। तो यह कौन सा है? रूल 166 के अंतर्गत जो है सेवा पुस्तिका में दंड की प्रविष्टि करना रूल 166 में दिया गया है। सुरक्षा न्यायालय की शक्तियों का वर्णन किस नियम में दिया गया है? रूल 165 है, रूल 166, रूल 167 या रूल 169? तो यह है कौन? रूल 169 में दिया गया है कि सुरक्षा न्यायालय की शक्तियां 169 में दिया गया सुरक्षा न्यायालय की शक्तियां। अगला प्रश्न है, रेल सुरक्षा बल नियम 1987 के नियम 168 द्वारा गठित सुरक्षा न्यायालय दंड प्रक्रिया संहिता 1973 के किस धारा के अंतर्गत न्यायालय समझा जाएगा? तो चलिए इस प्रश्न का उत्तर बताइए। नियम 343 और नियम 346 के अंतर्गत, नियम 346 नियम 347 के अंतर्गत, नियम 395 और नियम 396 के अंतर्गत? तो किसमें कौन सा होगा? यह जो है धारा 346 एंड सेक्शन 347 सीआरपीसी के अंतर्गत जो है इसको न्यायालय समझा जाता था। अभी सीआरपीसी समाप्त हो चुका है। सीआरपीसी की जगह पे कौन सा आ गया है?
BNSS भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता ये आ चुका है और इसका वीडियो भी जल्द ही आप लोगों को मिलेगा। पैड पर शुरू ही होने वाला है, इसको पैड जो कोर्स है उस पर शुरू होने वाला। अगला है बल अभिरक्षा में कितने दिनों तक रखा जा सकता है। तो बल अभिरक्षा में क्या 7 दिन रखा जा सकता है, 9 दिन, 12 दिन। तो इसका सही आंसर है 7 दिन रखा जा सकता है। हालांकि इसको बढ़ाकर 12 दिन तक किया जा सकता है, लेकिन उसके लिए अनुमोदन लेना पड़ेगा। 7 दिन तक अधिकतम जो है रखा जा सकता है बल अभिरक्षा में। अगला है अभियुक्त द्वारा बचाव की तैयारी किस नियम में दिया गया है। 181, 184, 182। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा, रूल 182 में दिया गया है अभियुक्त द्वारा बचाव की तैयारी। साक्षियों की हाजिरी किस नियम में दिया गया है। नियम 183, 184, 150। तो इसका सही आंसर क्या होगा, रूल 183 में दिया गया है, साक्षियों की हाजिरी दिया गया है। बर्खास्तगी की सजा किस रूल में दिया गया है। रूल 200, 209, 210, 213। तो किस में दिया गया है बर्खास्तगी की सजा, रूल 209 में बर्खास्तगी की सजा दी गई है। दंड का आदेश किस रूल के अंतर्गत दिया गया है। रूल 201, 202, 203। तो दंड का आदेश यह किस में दिया गया है, रूल 203 में दिया गया है दंड का आदेश, नियम 203 में। अगला प्रश्न है विशेष घटना रिपोर्ट किस रूल में दिया गया है, किस नियम में दिया गया है। विशेष घटना रिपोर्ट किस नियम में है। तो यह है 220, 229, 230 या 231। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा, रूल 230। रूल में विशेष घटना रिपोर्ट रूल 230 में दिया गया। अगला है कि अपराध मामलों का ट्रांसफर तो अपराध मामलों का ट्रांसफर किस में दिया गया है, रूल 226 को बहुत ध्यान से पढ़िएगा। इसमें कई सारे सब क्लॉज भी हैं और वहां से भी प्रश्न बनते हैं, और बाकी इस चैनल पे जो है ये सारी चीज़ों को बताया भी जाएगा। अगला है रेल संपत्ति बरामद किया जाना और जब्त किया जाना किस रूल में दिया गया है। रूल 223 और 224 किसमें है, तो रूल 223 में। रूल 223 में दिया कि रेल संपत्ति का बरामद किया जाना और उसको जब्ती जो किसमें दिया गया, रूल 223 में। शिकायत सेल का प्रावधान किसमें दिया गया, आरपीएफ रूल के किस नियम में दिया गया है। रूल 245, 240, 247 और 248। तो ये किसमें दिया गया है, रूल 248 में शिकायत सेल का के बारे में दिया गया है। अलंकरण और पदक पुरस्कार किस नियम में दिया गया है। नियम 235, नियम 237, नियम 248 नन आब्दिस। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा, रूल 237 में दिया गया है। अलंकरण और पदक पुरस्कार रूल 237 में दिया गया है। अगला प्रश्न है शिकायत सेल, देखिए दोबारा रिपीट हो गया, शिकायत सेल 248 में है। अलंकरण और पुरस्कार किस में है, तो ये रूल 237 में है। प्रेस के साथ संबंध, ये सम्मान नहीं होगा, प्रेस के साथ संबंध किस नियम में दिया गया है। 278, 279, 281 नन आब्दिस। तो प्रेस के साथ यानी मीडिया के साथ संबंध किस में दिया गया है, ये दिया है रूल 279 में दिया गया है प्रेस के साथ संबंध। कार्यालय और बल यूनिटों का निरीक्षण किस नियम में दिया गया है। नियम 265, नियम 266, नियम 267 और नियम 268। तो किस में दिया गया है, रूल 266 में दिया गया कार्यालय और बल यूनिटों का निरीक्षण। अगला प्रश्न है जांच न्यायालय किस रूल में दिया गया है। रूल 263, रूल 264, रूल 265, रूल 266। तो किस में दिया गया है, रूल 265 में दिया गया है। अब अगला हमारा प्रश्न है कि जांच न्यायालय से संबंधित प्रश्न है, उत्तर दीजिएगा। जांच न्यायालय का प्रभारी कौन हो सकता है। जांच न्यायालय का प्रभारी कौन हो सकता है, इसके बारे में हमें बताइएगा। जांच न्यायालय का प्रोविजन 265 में दिया गया है। रेल सुरक्षा बल के सदस्य अपने रेल विभाग के साथ संपर्क बनाए रखेंगे, यह किस नियम में दिया गया है। नियम 265, 259, 260 और 259 और 260 में। तो किस में है, रूल 260 में दिया गया कि रेल सुरक्षा बल के सदस्य जो है रेल के अन्य विभागों के साथ अपना संपर्क और उनसे सामंजस्य बनाए रखेंगे। यह रूल 260 में दिया गया है। अगला है क्वेश्चन नंबर 68 है विधि विरुद्ध जमाव
को तितर बितर करना किस नियम में दिया गया है? तो इस दिया गया है 241, 242, 243। तो किस में दिया गया है? रूल 243 में दिया गया है कि विधि विरुद्ध जमाव का तितर बितर करना, यानी कि जो नियम संगत जो भीड़ है उसको तितर बितर करना 243 में। इनाम और पुरस्कार को सेवा रिकॉर्ड में लिखा जाना किस नियम के अंतर्गत किया जाता है? नियम 238, नियम 240, नियम 230, नियम 239। तो ये क्या है? रूल 239। रूल 239 के अंदर इनाम को जो है इनाम या पुरस्कार को सेवा रिकॉर्ड में लिखा जाता है। नियम 70 क्या है? नगद इनाम के लिए योग्यता, ये देखिए गुमता हो गया है, इसको लिखना है योग्यता। नगद इनाम के लिए योग्यता में शामिल क्या है? निंदनीय अपराधी की गिरफ्तारी, रेल संपत्ति का बचाव और सुरक्षा में मुठभेड़, निशानेबाजी और उपरोक्त सभी। तो इस प्रश्न का आंसर क्या होगा? उपरोक्त सभी, यानी कि यदि रेल संपत्ति के बचाव और सुरक्षा में मुठभेड़ में अगर अच्छा काम करते हैं तो भी आप जो है नगद इनाम के होंगे। अच्छी निशानेबाजी के अंतर्गत या कोई भी ऐसा कार्य जो कि बल की छवि को ऊपर ले जाता है, या निंदनीय अपराधी की गिरफ्तारी, कोई भी ऐसा कार्य जो कि इनाम योग्य है, तो उसमें जो है नगद इनाम की योग्यता उसके अंतर्गत आती है। तो इस तरह से हमारा ये 70 प्रश्नों का ये सेट था और हमने यहाँ से सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए हुए थे। इस तरह के क्वेश्चन पर अपनी प्रैक्टिस कीजिए और ये क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में आ भी सकते हैं। आगे भी इस तरह के क्वेश्चन आपको मिलते रहेंगे। आपको करना क्या है कि इस तरह के वीडियोज़ को शेयर कीजिए, चैनल को जो नए लोग जुड़ रहे हैं उसको सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक लोगों तक उसको पहुँचाइए। अपने कमेंट भी जरूर लिखिए और जो प्रश्न पूछे जा रहे हैं उन प्रश्न का उत्तर भी दीजिए। इस तरह के वीडियो आपको भविष्य में और भी मिलते रहेंगे। और आज के इस सेशन को यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद।